गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो रहा है कमेंट्स में कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट यूजिंग क्रूज। When people ask what you feel about your car mileage, sometimes may be good, sometimes may be shit. ओनरशिप रिव्यू क्या है, क्रूज़ में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्रूज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आज की तारीख में एक पुरानी क्रूज़ लेनी चाहिए। सर्टनली क्रूज़ एक बहुत अच्छा गाड़ी है। क्रूज़ जो है उसमें तीन वेरिएंट्स आते थे बेसिकली। पहला था क्रूज़ LT, दूसरा था क्रूज़ LTZ और तीसरा था क्रूज़ LTZ ऑटोमेटिक। नाउ ऑटोमेटिक मतलब इसका ऑटोमेटिक ही होता था, इसमें AMT नहीं होता था। अगर हम बात करें तो क्रूज़ में भी दो वर्जन्स आए थे। पहला वर्जन था जो 2009 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, और जो दूसरा वर्जन था वो 2013 के बाद आया था इंडिया में। तो दोनों में कुछ माइनर चेंजेस थे। जैसे अगर बात करूं तो 2009 मॉडल जो था वो भी 2000 सीसी था, 2 लीटर इंजन था, VCDI था, और वो था 150 PS पावर जनरेट करता था, और उसके अंदर 5 गियर्स मैनुअल ट्रांसमिशन में आती थी गाड़ी और ऑटोमेटिक में। और जब 2013 में इसे वापस से रीलॉन्च किया गया था तो इस गाड़ी में थोड़े से ग्रिल के चेंजेस थे, थोड़ा सा इंजन के साथ ट्यूनिंग किया गया था टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस। तो इसका तब इंजन आता था विद जनरेटेड सेम इंजन 2.0 डीजल, और जो जनरेट करता था एक 163 PS का पावर, और उसके अंदर आते थे 6 गियर। तो वो 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आती थी। तो अब उसमें चेंजेस ये थे कि पहले जो ये वर्जन है मेरा जो है ये है 2009 LTZ। इसके अंदर है 5 गियर्स मैनुअल ट्रांसमिशन, और इसके अंदर में जो आपका पीक टॉर्क है वो ये डिलीवर करती है अबव 2000 RPM। और जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आया था बाद में 2013 में, वो पीक टॉर्क देती थी अपना 1700-1800 RPM के आसपास। तो वो जो एक टॉर्क का जो टॉर्कीनेस फील होना चाहिए था वो लोअर RPM पे होता था, और एक 6th गियर एड ऑन किया था जिससे आप अपना फ्यूल एफिशिएंसी सुधार सकते हो। तो क्रूज़ को इंडियन मार्केट में डीजल रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो डीजल रॉकेट सीरियसली उस टाइम पे ये गाड़ी जो थी जितना पावर डिलीवर करती थी, जो पिकअप देती थी, शायद उस टाइम पे इंडिया में और कोई कार थी नहीं। तो उससे पहले अगर हम चले तो शेवरोले जो है दैट इज़ फ्रॉम द जनरल मोटर्स, और शेवरोले का हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो है अमेरिकन कंपनी है, बट स्पेसिफिकली अगर हम क्रूज़ की बात करें तो क्रूज़ वाज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय शेवरोले, और लेट्स से वाज नॉट डिजाइन्ड बाय शेवरोले। एक अगर आपको पता होगा पहले कंपनी आती थी डियावो, उसकी 2 कार इंडिया में पॉपुलर थी। एक थी मटीज जिससे सैंट्रो इंस्पायर हुई थी, और उससे साथ में एक आती थी उसकी सेडान, उसका नाम था CLO। तो बेसिकली डिएवो जो थी वो कोरियन कंपनी थी, और ये जो गाड़ी है क्रूज़, दिस वाज डिज़ाइंड एंड उसका सारा जो इंजन है, डिज़ाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग वाज डिज़ाइंड बाय डिएवो। तो बेसिकली ये CLO का सक्सेसर है। तो डिएवो को जनरल मोटर्स ने एक्वायर किया, और क्रूज़ के नाम से इस गाड़ी को इंडियन मार्केट और दूसरी कंट्रीज़ में लॉन्च किया गया शेवरोले की बैजिंग के साथ में। तो दैट is the history about this car. So this is not a American engine, this is a Korean engine what we are using. तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, शायद काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में यही रहा है कि दिस इज़ अ अमेरिकन कार बिकॉज शेवरोले अमेरिकन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं, डीजल रॉकेट के नाम से कार बहुत पॉपुलर हुई थी। तो लोगों का ये कहना था कि ये कार एवरेज नहीं देती है, और उस टाइम के हिसाब से ये कार थोड़ी पावरफुल भी थी और थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी। तो ये शुरू होती थी 13.5 लाख से, और इसका टॉप वेरिएंट जो ऑटोमेटिक था वो रफली अराउंड 16.5 लाख पे आ जाता था। तो
लोगों ने इस कार को अप्रिशिएट बहुत किया जो एंथुजियास्ट थे, और इस कार के फेल होने का एक रीज़न ये भी था कि इंडिया में हम सबको चाहिए फ्यूल इकोनॉमी। तो ये कार जो थी वो फ्यूल इकोनॉमी नहीं दे पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ पावरफुल इंजन। अब ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, ये कार बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स। तो मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करूँ, दिस कार इज़ ड्रिवन 85,270 किलोमीटर्स टिल नाउ। तो इसको अगर मैं थोड़ा प्यार से चलाता हूँ ऑन एसी, तो ये मुझे एवरेज देती है रफली अराउंड हाईवे पे 21 माइलोमीटर पे। तो एक्चुअल जो वेरिएट होती है वो बाय 1 किलोमीटर वो वेरिएट कर जाती है। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आप क्रूज़ में माइलेज कैसे निकालोगे? तो क्रूज़ का बहुत सिंपल फंडा है, जो उसका थर्ड स्पीड है, जो थर्ड गियर है, वो बहुत लॉन्ग है। तो अगर आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक में चलना है, बार बार कार को 20 की स्पीड 40 की स्पीड 20 की स्पीड 40 की स्पीड बार बार आप गियर शिफ्ट मत करो, आप थर्ड गियर पे चलाओ, ये कार चलेगी। आप क्लच का यूजेज को मिनिमल करो तो आपकी कार ऑटोमेटिक एवरेज देना शुरू कर देगी। थर्ड इज, आप हमेशा, इनफैक्ट क्रूज़ के लिए नहीं, ये तो हर कार के लिए एप्लीकेबल है। आप अगर आपकी कार में ऑटो एसी है, जैसे इसमें तो ऑटो एसी आता है, तो आप ऑटो एसी यूज़ करो और एक एडिक्वेट टेम्परेचर पे कार को मेंटेन करो। जैसे मैं अभी 23 पे मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ऑब्वियसली इंजन को ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा कंप्रेसर को चलाने के लिए और ज़्यादा कूलिंग करने के लिए। तो ये थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट जो फ्यूल के बारे में थे। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपका जो टायर प्रेशर है वो एकदम बराबर होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, जो PSI कंपनी रिकमेंड करती हैं। और आप टायर अपसाइज मत करो। ये टायर जो 16 इंच के देती है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस कार, ठीक है। तो ये थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस इस कार का सीरियसली थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज ये एक हाथी है, तो हाथी का मेंटेनेंस तो ज़्यादा ही होता है। तो अब मेंटेनेंस की बात करें तो मेजॉरिटी इसमें खर्चे किस चीज़ को आते हैं? पहला चीज़, अगर कार में कोई भी इलेक्ट्रिकल फेलियर आया, यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल्स बहुत महंगे हैं और इस कार में बहुत सेंसर्स हैं, हर चीज़ सेंसर पे चलती है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं जनरल मेंटेनेंस। तो जनरल मेंटेनेंस में इसके अंदर रफली अराउंड 5.5 लीटर्स का इंजन ऑयल लगता है। तो 5.5 के आसपास में इसका इंजन ऑयल लगता ही लगता है, ठीक है। तो एक वो आपका कॉस्टिंग बढ़ाता है, आपको डीजल फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, एक उससे आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका डीजल फिल्टर है वो आपको कॉस्ट करेगा रफली अराउंड 3,000 रुपीज़, जो आपको हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसे 30,000 पे करो, और कंपनी ये भी रिकमेंड करती है कि आप इसको 10,000 पे सर्विस कराओ, बट आई वुड रिकमेंड आप इसको 7,000 पे करो। रीज़न इज़ कि हम लोग जैसे आइडल कार बहुत रखते हैं, तो वो आइडल कार रखते हैं तो इंजन तो चालू रहता है ना, इंजन मेहनत कर रहा होता है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो आप 2-3 हज़ार किलोमीटर पहले सर्विस करा लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एक आखिरी पॉइंट आता है कि इस कार में फ़ीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स जो हैं मैं थोड़ा बाद में कवर करूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कार रुकना पड़ेगा, तो मैं रुक के आराम से उसे कवर करूँगा। तो अभी आगे एक टॉल आ रहा है, तो मैं टॉल पास करता हूँ, उसके बाद मैं आई टॉक फर्दर अबाउट दिस कार। तो हम लोग बात कर रहे थे इस कार में क्या फ़ीचर्स हैं। तो फीचर्स को अपन अब थोड़ा सा लेट ही कवर करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं क्या इस कार को आज की तारीख में ख़रीदना चाहिए। अगर आपका बजट, देखिए सबसे पहली चीज़ आपको क्रूज़ में ये समझनी है कि आपके नियर बाय स्टेशंस में क्या इसके सर्विस सेंटर्स हैं और इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस मॉडल। आप 2013 के ऊपर का मॉडल अगर आप देखते हैं, आपको 6 स्पीड वाला मिल जाता है, यू शुड गो फॉर दैट। सर्टनली इस कार का जो प्राइस है सेकेंड हैंड मार्केट में थोड़ा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, एंड थोड़ा होना भी चाहिए, बिकॉज अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है एंड दिस इज़ अ वेरी एंथुजियास्ट का कार। तो
अगर आप लोग जाते हैं तो आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि ये कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है तो इसका प्राइस नहीं होना चाहिए, एकदम सस्ते में मिलनी चाहिए, तो आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। डोंट डिसरेस्पेक्ट दी प्राइस, बट हाँ सर्टनली प्राइस नेगोशिएबल होती है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ दी कार इज़ मेंटेन्ड। अगर कार बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है देन आई थिंक आपको लेने के बाद कोई खास खर्चे करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब आप इसको जब चलाते हो तो एक चीज़ का मैं बोलूँगा आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर बारिश हो गई है, ज़्यादा पानी भर गया है रोड पे, आप अवॉइड करना उस रोड को लेने का अगर आप ये कार चला रहे हो, क्योंकि इसमें काफ़ी नीची कार है, इसके स्टार्टर मोटर और सारी चीज़ें काफ़ी नीचे में लगी हुई हैं और इसका अल्टरनेटर भी थोड़ा सा नीचे की तरफ में लगा हुआ है, तो क्या होगा उसमें पानी लगेगा और वो शॉर्ट हो जाएगा और आपको एक बड़ा सा खर्चा आ जाएगा। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस कार की राइड क्वालिटी की बात करूँ, इस कार की राइड क्वालिटी अमेजिंग है। इनफैक्ट मैंने होंडा सिटी जो है, रिसेंट होंडा सिटी जो था डीजल मॉडल, मैंने वो चलाया, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे वरना कभी पसंद नहीं आई, आई डोंट नो वाई, बट मुझे वो कार अच्छी नहीं लगती है। तो उसके सब के पॉइंट्स को अगर मैं कंसिडर करूँ, उसके सामने कार बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अ फ्यू थिंग्स अबाउट फीचर्स है, जो चीज़ मैं आपको बिना दिखाए बता सकता हूँ। ये 2009 मॉडल में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता था, आपको कीलेस एंट्री मिलता था, रिक्वेस्ट सेंसर मिलता था, पुश बटन स्टार्ट मिलता था, रेन सेंसिंग वाइपर था, ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, वन टच डाउन, चारों पावर विंडो है, ठीक है, वन टच अप नहीं है। ओके, उसके बाद में जो ड्राइवर सीट है दैट इज़ 8 वे एडजस्टेबल मैनुअली, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं। ठीक है, इसका स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। ठीक है, तो 2009 के हिसाब से इसमें ABS आता था, EBD आता था, इसके अंदर 2 एयर बैग्स आते हैं, सीट बेल्ट टेंशनर आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे आके मतलब इसका जो इंटीरियर है काफ़ी प्यारा है, इसका बहुत अच्छा है। एंड आज की तारीख में इनफैक्ट मैं कंपेयर करूँ इसको तो आई थिंक इतना प्यारा इंटीरियर आज भी शायद कोई इंडियन मार्केट में कार नहीं है जो देती होगी इस प्राइस रेंज में। वो बैड बम्प। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करते हो तो आई थिंक आपको सनरूफ मिलता है जिसके अंदर आपको ओपन करने का भी ऑप्शन है और उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर सकते हो फॉर वेंटिलेशन, तो आपको ये फीचर भी इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, इसकी सीट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लग्जरियस कंफर्टेबल हैं, आपको अंडर थाई सपोर्ट भी मिलेगा इसके अंदर, वो आपको शायद आज की तारीख में कोई गाड़ी नहीं देती है, मतलब 15 लाख की रेंज में आपको शायद नहीं मिलता है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं तो देंगे। ठीक है, ऑटो AC आता है इस कार के अंदर, तो ऑटो AC भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ठीक है, अब ये कार आप लेकर के इसे तेज़ चलाते हैं तो इस कार को आप रेड लाइन करना थोड़ा अवॉइड करना, ये रेड लाइन करने के लिए नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ डीजल इंजन। आप डीजल इंजन में रेड लाइन करोगे तो आपका बिना बात का डीजल इंजन जो है वो खर्चे मांगना शुरू कर देगा, ऑयल पीना शुरू कर देगा, आपके इंजेक्टर्स ख़राब करना शुरू कर देगा। तो रेड लाइन मत करो, 3000 RPM तक आप इसको चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी स्पीड मस्त 80 का मेंटेन कर रहा हूँ मैं, 1200 RPM के आसपास में मेरी कार है, मस्त 21.3 का एवरेज दे रही है। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑटो AC का आपको लाइट दिख जाएगा, मेरा ऑटो AC है और ये इसके अंदर में अपना 23 डिग्री आपको एकदम सेंटर में दिखेगा, 23 डिग्री टेम्परेचर मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ की और बात करते हैं, जो आपको ये नीचे की तरफ में एक रेड लाइट दिख रही है, जो सबसे नीचे वाली बीच में लाइट चल रही है, वो लाइट है आपके एयर प्यूरीफायर का। सो बेसिकली इसके अंदर जो आज की तारीख में आप बात करते हो ना कि किया के अंदर एयर प्यूरीफायर है और अपना सोनेट में और सेल्टोस में आता है, इन सब में आता है, तो इसके अंदर तब 2009 में आता था, जिसके बारे में तो कभी बोस्ट ही नहीं किया इस कंपनी ने। तो आप समझ सकते हो कि ये कार में कितने फीचर थे, कितनी लोडेड कार थी ये। तो इट्स अप टू यू, अगर आपके बजट में ये कार आती है तो आप ले सकते हैं। और एक मोटा अगर मैं बता दूं तो आपका इसका जो जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट वुड लैंड रफली अराउंड 6000 to 7000 रुपीज़, अगर आप उससे बहुत प्यार से चलाते हैं तो, और कोई मेजर पार्ट चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े।
तो आई थिंक दिस वॉज ओवरव्यू ऑफ दिस कार। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस कार। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो कंप्लेंट्स कि शेवरोले ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। एक चीज़ की बात मैं ज़रूर करूँगा जो मुझे इसके अंदर मिसिंग लगती है, वो है कि अगर इसके अंदर एक ऑटो डिमर वाला बीच में दिया होता ना IRVM, मज़ा आ जाता। अब देखो इसके अंदर में मुझे ये चेंज करना पड़ता है, तो ये ऑटो डिमर नहीं है, आपको दिखेगा ये इधर में ये वाला जो है, इससे मेरे को नाइट विजन के लिए करना पड़ता है। तो ऑटो डिमर अगर इसके अंदर होता ना तो मज़ा आ जाता। बस एक यही चीज़ है जो मुझे इसके अंदर कम लगती है, बाकी इस कार में मुझे कोई कमी फील नहीं होती है। रेस्ट इट्स योर चॉइस। एक बड़ा ही प्यारा सा फीचर है, मैं आपको बताऊंगा, शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि मैंने भी भी यूट्यूब वीडियो पे नहीं देखा था, वो मैंने खुद एक्सप्लोर किया था, तो मुझे पता लगा कि हाँ इसके अंदर ऐसा भी एक फीचर है। वो मुझे रुक करके दिखाना पड़ेगा, तो वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगा। जैसा कि मैं बात कर रहा था आज सुबह कि आई एम डूइंग 400 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेट ट्रिप। अब वेदर देखो, कंटिन्यूस रेन है, बीच में काफ़ी ख़राब रोड भी थी, काफ़ी पैचेस ख़राब थे, जैम भी था। अभी ऑलमोस्ट आई एम एंटरिंग द सिटी। और अगर अब यहाँ पे आप फोकस करते हो तो आप देख सकते हो कि एवरेज दिखा रहा है 21.1 माइलोमीटर पे, जिसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरी एवरेज स्पीड जो थी दैट वाज 65.8 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड था मेरा। उसके बाद में आई हैव ड्रिवन 398 किलोमीटर्स टिल नाउ। तो 398 किलोमीटर्स में एवरेज स्पीड 65 का, और मेरा जो फ्यूल इकोनॉमी है दैट इज़ 21.1 का। तो दिस इज़ हाउ दिस क्रूज़ इज़ कैपेबल ऑफ। अगर आप इसको आराम से अच्छे से प्यार से चलाओगे तो ये अच्छा फ्यूल इकोनॉमी देती है। तो माइलोमीटर पे 21.1 बता रहा है, तो -1 ही कर लेते हैं, बिकॉज मुझे आइडिया है अच्छे से माइलोमीटर पे जो भी आता है उससे -1 ही होती है। तो ये 21.1 की जगह लेट्स अज्यूम 20। तो 20 का एवरेज निकाला है मैंने ऑन AC, 23-22 का टेम्परेचर ऑटो पे रख के, और पूरा रास्ते। तो मेरे ख्याल से कुछ बीच का 30-40 किलोमीटर मैंने AC बंद भी रखा था, ज़रूरत नहीं थी मुझे AC की, तो मैंने AC बंद भी रखा था। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम AC ऑन था। और बीच का कुछ पैच था जब एवरेज गिरी थी, तब मैंने गाड़ी तेज़ चलाई थी, जस्ट बिकॉज कि मैं काफ़ी लैग कर रहा था, तो मैंने थोड़ी 100 चलाई थी, लेकिन वो भी 20-30 किलोमीटर ज़्यादा नहीं। तो दिस इज़ ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी ऑफ क्रूज़ मैनुअल 2009 LTZ। तो अगर वेल मेंटेन्ड कार होगी तो ये एवरेज दे सकती है। अगर इंजन के साथ पहले से ही तबाही करी हुई होगी और मेंटेनेंस नहीं किया होगा टाइम पे, डीजल फिल्टर चेंज नहीं करे होंगे, इंजेक्टर की सफाई नहीं करी होगी, या डीकार्बनाइज नहीं किया होगा, तो ये प्रॉब्लम, ये ऐसी एवरेज नहीं निकलेगी। तो आप देख लो, आपको जब कोई गाड़ी मिले उसको चला के अगर इस टाइप की फ्यूल इकोनॉमी देती है, मतलब वो वेल मेंटेन्ड कार है। सो बाय बाय फॉर नाउ। थोड़े से क्लिप्स डाल दूंगा मैं कि मैंने क्या स्पीड पे चलाया, बीच में थोड़े बहुत रिकॉर्ड किया था मैंने। सो स्टे सेफ, बाय बाय, हैव फन।
to show some interesting features about cruise. तभी आपको जैसे ये दिख रहा होगा कि ये km किलोमीटर पर लीटर है, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अभी अपन चलते हैं डिस्टेंस टू एमटी पे और इसको अपन होल्ड करके रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक मेन्यू बटन रहता है। अगर मैं इस मेन्यू बटन को होल्ड करके रखूँगा तो यहाँ पे दिखाता है मुझे यूनिट 3। अब मैं इसे टॉगल कर सकता हूँ यूनिट 1 पे, यूनिट 2, यूनिट 3। तो लेट्स से मैंने इसे यूनिट 1 कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा माइल्स में। आपको अगर दिखेगा तो मेरी कार जो है वो 228 माइल्स चल सकती है। ये 39 माइल्स पर आवर मेरी एवरेज स्पीड थी। ओडोमीटर की रेटिंग 53,142 माइल्स हो चुकी है। अभी माइल्स मैंने टोटल चलाया है मैंने 400 के आसपास किलोमीटर में चलाया था, 257 किलोमीटर माइल्स में चली है। और अब ये जो एवरेज दिखा रहा है ये माइल्स पर गैलन दिखा रहा है, तो 58.8 माइल्स पर गैलन इस गाड़ी का एवरेज है। तो इसको अगर हम वापस से सेट कर देते हैं यूनिट 2 पे, सॉरी इसमें 2 एक्चुअली सेट होगा नहीं, 2 का ऑप्शन नहीं है, हमें इसे 3 पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये मैं इसे 3 पे लेके गया तो ये वापस मेरा किलोमीटर पर लीटर पे आ गया। सो दिस वाज समथिंग, एक फीचर जो मैंने कहीं पे देखा नहीं है, मैंने आपको बताया। लेट मी नो इंटरेस्टिंग है कि नहीं। चलो ओके बाय, आई नीड टू लीव नाउ।